नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश पीएससी की यूनिट नंबर 10 में अभी इस बार इसको इंक्लूड किया गया है। और ये यूनिट नंबर 10 में टॉपिक नंबर 6 बोल सकते हैं। इससे पहले हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, एमपीपीएससी और कैट, इन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। नीति आयोग, वही हमारा पैटर्न रहने वाला है कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, ठीक है। इसका एक सामान्य परिचय कि नीति आयोग है क्या, कब बना, क्या इसकी जरूरत थी, थोड़ा बहुत ये जानेंगे। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जो कि ज्यादा थोड़ा सा टिपिकल लगता है, लेकिन मैं इसको बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ही अच्छे से। और आप इसको एक बार, मतलब आप जब इसको एक बार देख लोगे इस वीडियो को, तो इसके बाद आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद नीति आयोग की कुछ प्रमुख पहले हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं नीति आयोग के, वो भी हम देख लेंगे। और नीति आयोग की प्रमुख शाखाएं, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ नीति आयोग। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है स्ट्रक्चर, और यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन नीति आयोग से पूछे जाते हैं। तो ये हम जरूर बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। तो योजना आयोग जिसका गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950। तो योजना आयोग को भंग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को, और केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक आदेश के द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग का गठन अगर आपसे पूछा जाता है कि किसको रिप्लेस करके किया गया, तो आप बताना योजना आयोग को, ठीक है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो आप बताना 15 मार्च 1950 को। देखिए दोस्तों, क्या था, जब हमारा देश आजाद हुआ था, या 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था, तो गणतंत्र के बाद हमें देश में आर्थिक रूप से हम अपने देश को कैसे आगे लेकर के जाएंगे, नियम हम बना चुके थे, प्रशासनिक तौर पर संविधान हमारा बन करके तैयार हो चुका था, लेकिन हमारे पास कोई आर्थिक नीति नहीं थी। तो हम अपने देश को कैसे आगे ले करके जाएंगे, इसके लिए एक योजना आयोग बनाया गया, जो कि 5 साल के पंचवर्षीय योजना तैयार करता था, यानी 5 ईयर प्लान तैयार करता था कि हम आने वाले 5 सालों में क्या करेंगे। जैसे आपका भी कोई प्लान होगा, आज आप अगर आप 25 के हो, तो कल 30 की एज में पहुंचते पहुंचते आपका कोई प्लान होगा कि मैं 30 में कहाँ पहुंचूंगा, मुझे 30 में क्या करना है, मुझे जॉब लेनी है, मुझे शादी करनी है, वॉट एवर, मतलब जो भी आपके गोल होंगे, मुझे एक घर लेना है, एक अच्छी गाड़ी लेनी है। तो ये आपका एक 5 साल का कुछ एक योजना, तो ये योजना आयोग वही तैयार करता था। जैसे गरीबी हटाना है आने वाले 5 सालों में, ये योजना आयोग है। कृषि के क्षेत्र में हमें कुछ, तो इस प्रकार से 12 पंचवर्षीय योजना, 12 5 ईयर, जो 12 5 ईयर प्लान है, वो योजना आयोग के द्वारा लॉन्च कर दिए गए थे। और 12वां जो 5 ईयर प्लान था, वो अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता देना 2012 से लेकर के 2017 तक, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमने जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक आदेश द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया था। अभी आगे समझेंगे थोड़ी देर में। अगर हाँ, ये आप नीति आयोग की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है, तो ये आप याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि नीति मतलब योजना, नीति दोनों एक ही वर्ड है, देखने में लगती है। नीति एक संस्कृत भाषा का शब्द है। और तो नीति नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका फुल फॉर्म हो गया। यह एक कार्यकारी निकाय है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक आदेश के द्वारा हुआ था। ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी कि संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय कब होगा, जब इसका वर्णन किसी न किसी आर्टिकल में या किसी न किसी अनुच्छेद में होगा, ठीक है। ये अपना स्टैचुरी बॉडी भी नहीं है, यानी कि सांविधिक भी नहीं है। सांविधिक क्या होगा, जब कोई किसी भी बॉडी का जो गठन है, या किसी बॉडी को संसद के किसी एक अधिनियम के द्वारा या किसी एक एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, तो वो कौन सी होती है, वो सांविधिक बॉडी होती है, ठीक है। इसके बाद एक होता है अपना गैर जो है कार्यकारी। कार्यकारी में ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता, ना तो इसके बारे में संविधान में लिखा होता है, ना ही वो किसी अधिनियम से बनी होती है। सीधे सीधे एक मंत्रिमंडल के, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक आदेश के द्वारा उस बॉडी का गठन कर दिया जाता है। तो वो कौन सा है, वो है अपना नीति आयोग। और ये कार्यकारी निकाय है। कार्यकारी निकाय है तो गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक भी हम इसको बोल सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्न में से कौन गैर संवैधानिक निकाय है।
तो 4 दे दिए जाएंगे, नीति आयोग उसमें होगा तो फटाक से टिक कर देना, है ना। और अभी हम आगे और भी पढ़ेंगे, और भी निकाय पढ़ेंगे, उसमें भी हम देखेंगे तो कौन कौन से मतलब संवैधानिक है, कौन वैधानिक है, इस तरीके से। तो ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ये आप हर बार देख रहे होंगे कि थिंक टैंक क्या चीज है, कि थिंक टैंक के रूप में काम करता है। थिंक टैंक, तो थिंक टैंक का मतलब होता है सोचने वाला टैंक। एक एक ये क्या है, एक सलाहकारी निकाय है। ये कोई वैसा निकाय नहीं है कि देश में कुछ बहुत सलाहकारी निकाय हो। ये बहुत महत्वपूर्ण निकाय है। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतर सलाहें भारत सरकार मान लेती है, क्योंकि भारत सरकार के ही सदस्य जो भारत सरकार जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट जिसे अपन बोलते हैं, संसद, उसके भी बहुत सारे सदस्य इसमें होते हैं। और ये बड़ी बड़ी नीतियां किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड या कुछ भी अच्छे जो सोशल रिफॉर्म्स इसको लाने हैं, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स लाने हैं, तो उससे रिलेटेड ये क्या करते हैं, सलाह देते हैं। नीति आयोग का काम यही है, इसीलिए इसको हम थिंक टैंक के रूप में बोलते हैं। सोचने का काम है कि आप सोचिए हम कहाँ क्या बदलाव कर सकते हैं, ठीक है, सामान्य सफर से। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा योजना आयोग को के स्थान पे नीति आयोग बनाया गया। कब बनाया गया, तो ये डेट भी आप याद रखना, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बाद ये कार्यकारी निकाय, थिंक टैंक के रूप में एक सलाहकारी निकाय, ये सब कुछ आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये है इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर यानी कि किस किन किन जैसे कि हम औरों में पढ़ते थे, इसमें 2 सदस्य हैं, इसमें कोई एक अध्यक्ष होता था, अन्य सदस्य होते थे, यूपीएससी का हमने पढ़ा। तो इसमें क्या है, जैसे आपका कोई घर है, ठीक है, घर में यहाँ पे आपका बेडरूम हो गया, यहाँ यहाँ आपका एक हॉल हो गया, यहाँ पर आपका ड्राइंग हॉल हो गया, यहाँ पर आपका डाइनिंग हॉल हो गया, यहाँ, ठीक है, यहाँ आपकी जो भी है पूजा घर या किचन विचन जो भी है। तो इस प्रकार से जब एक घर का निर्माण बनता है, ये घर एक स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। ऐसे ही ये इसका जो नीति आयोग का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, देखिए, एक एक अध्यक्ष उसमें होता है, एक शासकीय परिषद होती है, एक क्षेत्रीय परिषद होती है, चौथा इसमें विशिष्ट आमंत्रित सदस्य भी इसमें होते हैं, और पांचवा पूर्ण सांगठनिक ढांचा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि अध्यक्ष कौन होता है, शासकीय परिषद में कौन कौन मेंबर्स होते हैं, क्षेत्रीय परिषद में क्या होता है, विशिष्ट आमंत्रित सदस्य कौन होते हैं, कौन इन्हें नामित करता है, पूर्णकालिक सदस्य का क्या मतलब, सांगठनिक ढांचा है क्या, ये अलग से ढांचा है। तो नीति आयोग इन 5 चीजों से मिलकर के बना है ना। अब इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहला तो अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने लायक है नहीं है। याद रखना है कि नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं, वो चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो वो होते हैं अपने भारत के प्रधानमंत्री सॉरी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद शासकीय परिषद के बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, शासकीय परिषद 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें होते हैं, केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी के, ठीक है। और अन्य यूनियन टेरिटरी जो है, अन्य केंद्र शासित प्रदेश जो है, उनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, यानी कि उपराज्यपाल। तो उनके उपराज्यपाल इस शासकीय परिषद में होते हैं, ठीक है। तो हमने नीति आयोग में क्या क्या देखा, अपना एक अध्यक्ष हो गया, ठीक है। दूसरा शासकीय परिषद हो गई, शासकीय परिषद में भी कौन कौन होता है, तो अपना सीएम होते हैं सभी राज्यों के। अब मध्य प्रदेश की तरफ से आप कहोगे तो शिवराज सिंह चौहान इस शासकीय परिषद के मेंबर होंगे। केंद्र शासित प्रदेश से आप देखोगे तो अरविंद केजरीवाल इस शासकीय परिषद के मेंबर होंगे, क्योंकि वो दिल्ली के यूनियन टेरिटरी जो है उसके मेंबर हैं। पुदुचेरी के कौन है, शायद बेलू नारायण गोपाल, कुछ ऐसा उनका नाम है, आप चेक कर लेना एक बार उनको, जो मुख्यमंत्री हैं। और अन्य जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके राज्यपाल इसके मेंबर होंगे। तो शासकीय परिषद में यही है। अब इसके बाद आप देखोगे तीसरे नंबर पे हमने देखा क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद में क्या है, तो एक से अधिक राज्यों या विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक लेता है। देखिए, नाम से स्पष्ट है, रीजनल काउंसिल है, क्षेत्रीय परिषद है। एक या मतलब 2 राज्य जो होंगे, एक या एक से अधिक राज्य, या कोई विशिष्ट मुद्दा है किसी क्षेत्र से रिलेटेड, तो क्या होगा, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कोई व्यक्ति एक मीटिंग लेगा। किसकी मीटिंग लेगा, तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल की। ये एक क्षेत्रीय काउंसिल होती है।
ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, अध्यक्ष को देख लिया, हमने शासकीय परिषद देख ली, हमने क्षेत्रीय काउंसिल देख लिया। अब हम देखेंगे विशिष्ट आमंत्रित सदस्यों के बारे में, उसके बाद पूर्ण सांगठनिक ढांचा। आई होप यहाँ तक आप अभी क्लियरली समझ पा रहे होंगे इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब विशिष्ट आमंत्रित सदस्य, स्पेशल इनविटेशन, इनको अपन तो ये कौन है, प्रधानमंत्री के द्वारा इनको नामित किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विशिष्ट आमंत्रित सदस्य नीति आयोग में किसके द्वारा नामित होते हैं, देन यू विल टेक द आंसर ऑफ, क्या बोलोगे, प्रधानमंत्री के द्वारा यानी पीएम के द्वारा। इसके बाद वर्तमान सदस्य, अगर आपसे वर्तमान में इसके सदस्य पूछ लेते हैं, वर्तमान का मतलब मैंने यहाँ पे फरवरी 2021 लिख दिया है, तो नितिन गडकरी, थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल और राव इंद्रजीत। नितिन गडकरी ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से अपना काम करते हैं, बहुत मतलब मैं बोलूंगा कि बहुत ही एक अच्छे मिनिस्टर के तौर पे मंत्रिमंडल में, मोदी जी के मंत्रिमंडल में ये काम कर रहे हैं, और बहुत। दूसरा है थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल और राव इंद्रजीत। ठीक है, राव इंद्र सिंह किस मिनिस्ट्री से हैं, किस कौन से मंत्री हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अब आप ये मत कहना कि सर नितिन गडकरी पूछ लेते तो बता देते, इन तीनों का बता देते, लेकिन ये इनका थोड़ा बताने में वो रहेगा, लेकिन एक बार सर्च करोगे तभी तुम्हारे दिमाग के कुछ वो खुलेंगे। ठीक है, तो एक बार देखो, सर्च करो और कमेंट करके बताना मुझे। अगर आपको पता है तो आप बता देना, जिनको नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में पढ़ लेते हैं ये। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या देखा, जो विशिष्ट आमंत्रित सदस्य थे उनको प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाता है, और ये चार हैं वर्तमान में। अगर आप इनको देखोगे तो कौन कौन से थे वो हमने देख लिया, नितिन गडकरी, थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल और राव इंद्रजीत सिंह। और पांचवा जो हमारा है वो है पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा। इसमें एक उपाध्यक्ष होता है, फिर पूर्णकालिक सदस्य यानी कि फुल टाइम मेंबर होते हैं, फिर इसके अंशकालिक सदस्य यानी कि पार्ट टाइम मेंबर्स इसमें होते हैं, फिर होता है इसमें पदेन सदस्य, एक होता है मुख्य कार्यपालक अधिकारी, और एक होता है इसमें सचिवालय। तो इसका जो, अब एक एक करके हम जानते हैं, उपाध्यक्ष कौन होता है, यानी कि इसका जो वाइस चेयरपर्सन है वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें देखिए नीति आयोग में सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है, अधिकतर नियुक्ति। तो आप राष्ट्रपति है ऐसा कुछ क्वेश्चन ऑप्शन में देखते हैं, तो आप, अगर आपको याद नहीं है कि उपाध्यक्ष किसकी नियुक्ति करता है क्या है, तो आप एक प्रधानमंत्री इसमें लगा के आना, है ना। और राष्ट्रपति वगैरह देखे तो अवॉइड करना नीति आयोग में, क्योंकि है नहीं है। तो इसीलिए अधिकतर नियुक्ति किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है उसका पद किसके समकक्ष होता है, कैबिनेट मंत्री के, राज्य मंत्री के, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री के, या जो भी है भारत के सचिव के। तो आपको बताना है कैबिनेट मंत्री के, बहुत पावरफुल होते हैं। दूसरा ये वर्तमान में अभी राजीव कुमार है, और सबसे पहले कौन थे, तो अरविंद पनगरिया, ये आपको याद रखना है। पूर्णकालिक सदस्य आपसे पूछा जाता है, फुल टाइम मेंबर, तो राज्य मंत्री के पद के समकक्ष इनका पद होता है, तीन है अभी अपने, बी के सारस्वत है, रमेश चंद्र हैं और बी के पॉल हैं। बी के सारस्वत आई थिंक साइंटिस्ट हैं, रमेश चंद्र अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, और विनोद कुमार पाल जो हैं, एक बार देख लेना, आई थिंक याद नहीं आ रहा। ठीक है यार, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसको, आप ये देख लेना कि फील्ड से रिलेटेड है बीके पॉल। और ये पूर्णकालिक सदस्य यानी कि फुल टाइम मेंबर हैं नीति आयोग के। इसके बाद अंशकालिक सदस्य यानी कि पार्ट टाइम मेंबर, ये मैक्सिमम दो होते हैं, और इनको हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो शोध संगठन है उनसे इनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद पदेन सदस्य, तो पदेन सदस्य जिसे हम एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी बोलते हैं। तो पूर्णकालिक जो सांगठनिक ढांचा है उसमें उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक फुल टाइम मेंबर जो है राज्य मंत्री के पद के अंशकालिक जो सदस्य हैं अधिकतम दो हो सकते हैं, पदेन सदस्य। पदेन सदस्य के बारे में हम जान लेते हैं, अधिकतम ये चार हो सकते हैं। ठीक है, चार सदस्य हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा नामित इनको किया जाता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के ही ये सदस्य होते हैं। राजनाथ सिंह है, चारों के चारों वर्तमान में अगर आप देखोगे तो कौन है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, श्रीमती निर्मला सीतारमन और श्री नरेंद्र सिंह तोमर, चारों को आप जानते होंगे, मुझे पूरा भरोसा है।
नरेंद्र सिंह तोमर को भी अभी कुछ लोग जब से एग्रीकल्चर या फार्म लॉ अपना जो आया है फार्म बिल, इसको लेकर के ये भी काफी चर्चा में रहने लगे हैं। तो ये भी आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। पदेन सदस्य हमारे हो गए। इसके बाद मुख्य कार्यपालक अधिकारी के तौर पे कौन है, तो सीईओ अविकांत दास हैं। भारत सरकार के सचिव के समकक्ष इनका पद होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और एक होता है अपना सचिवालय, जो कि आवश्यक समझा जाए इसका गठन तो किया जाता है, नहीं तो नहीं किया जाता। तो आई थिंक आप अभी समझ पाए होंगे कि क्या है और पदेन सदस्य कौन है, क्या है, किसके द्वारा नामित किए जाते हैं। चारों पदेन सदस्यों के आपको नाम पता होना चाहिए। रक्षा मंत्री अपने राजनाथ सिंह है, अमित सिंह जो वो क्या नाम है, अरे यार ये अपना अमित शाह, ठीक है। इसके बाद श्रीमती निर्मला सीतारमन, इनको भी आप जान रहे होंगे बहुत दिनों से। नरेंद्र सिंह तोमर, चारों प्रदेश सदस्य पूछा जाए तो आंसर टिक कर देना। अब यहाँ पे मैंने एक चार्ट थोड़ा सा तैयार करके रखा है आपके लिए, और ये इसमें आपको बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे कोई स्ट्रक्चर पूछता है कि नीति आयोग कैसा है, क्या है, जरा उसका स्ट्रक्चर है, इसकी संरचना बताइए, तो आप ये समझा देना। उसमें एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होता है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। इसमें एक शासकीय परिषद होती है। शासकीय परिषद में कौन लोग होते हैं, तो सीएम होते हैं सभी स्टेट्स के मुख्यमंत्री। सीएम होते हैं यूनियन टेरिटरी के, यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी के। और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं अदर्स जो यूनियन टेरिटरी है रिमेनिंग उनके। इसके बाद क्षेत्रीय परिषद होती है। क्षेत्रीय परिषद में हमने जाना क्या क्या काम है क्षेत्रीय परिषद का, तो कोई दो राज्य या उनसे जुड़े कुछ क्षेत्रीय मुद्दे जो होते हैं, तो उनकी प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति मीटिंग लेता है किस कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्रियों की, ठीक है। तो ये क्षेत्रीय परिषद का काम हो गया। अब इसके बाद विशिष्ट आमंत्रित सदस्य हमने देखा प्रधानमंत्री के द्वारा नामित होते हैं। एक मिनट, प्रधानमंत्री के द्वारा नामित होते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं विशिष्ट आमंत्रित। और चार हैं, कौन कौन से, नितिन गडकरी, थावर चंद गहलोत, पीयूष गोयल और राव इंद्रजीत सिंह। इसके बाद हमने क्या देखा था कि पूर्ण सांगठनिक ढांचा जो था, पूर्ण सांगठनिक ढांचे में हमने देखा कि उपाध्यक्ष होता है, जो कि कैबिनेट मंत्री के रैंक का होता है। और उपाध्यक्ष कौन है, तो अभी वर्तमान में राजीव कुमार है। पहले पूछा जाए तो अरविंद पनगरिया थे। फुल टाइम मेंबर्स के बारे में पूछा जाए तो कौन है, राज्य मंत्री के इक्वल इनका पद होता है, बी के सारस्वत हैं। और कौन है, बी के पॉल हैं। और कौन है, तो एक और नाम क्या है, एक मिनट यार, एक मिनट अभी देख लेते हैं। एक और नाम है अपना, हाँ, प्रोफेसर रमेश चंद्र। तो ये भी आप याद रखिएगा, रिवीजन करते रहना पड़ेगा। देखिए अब जब मैं ही भूल जा रहा हूँ, तो आपको रिवीजन बार बार करते रहना पड़ेगा। और क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इनको याद करने का, सिवाय जब तक कि आप रिवीजन नहीं करोगे। चलिए, तो फुल टाइम मेंबर हो गए। पार्ट टाइम मेंबर्स में केवल मैक्सिमम दो हो सकते हैं, ये भी हमने देखा। पदेन कौन कौन है, तो चार हो सकते हैं। चारों कौन कौन है, तो अमित शाह हो गए पदेन, राजनाथ हो गए, निर्मला सीतारमन, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर अपने नरेंद्र सिंह तोमर। सचिवालय अगर आवश्यक समझा जाए तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा। नीति आयोग पर नहीं आया है तो आप कमेंट में बताना कि क्या समझ में नहीं आया है। वो उस प्रॉब्लम को जो भी आपका होगा हम उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसका आंसर आपको दिया जाएगा। इसके बाद नीति आयोग की कुछ प्रमुख पहलें देख लेते हैं। इंपोर्टेंट इनिशिएटिव्स ऑफ नीति आयोग। तो दोस्तों ये ना बहुत इंपोर्टेंट है। भारतीय नवाचार सूचकांक, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आंसर करना नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी है, तो आंसर करना 13। 19 में पूछा जाए तो रैंक बताना 14। सबसे पहला स्थान आपसे पूछा जाए तो दोनों बार कर्नाटक का रहा है, ठीक है। यानी कि 2019 में हमारी कौन सी थी, 14 थी। उसके बाद हमने इम्प्रूव किया और हम अभी हमारी रैंक कौन सी है, तो 13 है। ये आपसे पूछा जाए, याद रखिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग। ईज ऑफ लिविंग सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग आपको लगाना है। ये आप देखोगे आत्मनिर्भर भारत नवाचार ऐप, ये प्रधानमंत्री के द्वारा 4 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। और ये क्या है, आत्मनिर्भर भारत तो बहुत दिनों से मुहिम चली रही है। ऐप नवाचार, नवाचार ऐप या
तो ऐप के क्षेत्र में हमारे स्वदेशी ऐप बनाए जाए, उसके लिए एक पोर्टल टाइप का लॉन्च किया गया है, जिसमें लाइव जो है कई बार डेमो होते हैं, जो अपने जो टेक्निकल जो संस्थान है वो कई बार आकर के या उनसे जुड़े हुए कुछ लोग आकर के क्या करते हैं, तो ऐप ऐप जो होते हैं, नए नए ऐप जो अपने इंडिया के हम बना सकते हैं। ये नवाचार के क्षेत्र में, नवाचार आप समझते होंगे इनोवेशन को बोलते हैं, तो नए नए इनोवेशन के लिए ऐप के क्षेत्र में ये आत्मनिर्भर भारत नवाचार ऐप किसने लॉन्च किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई 2020 को। ये आप याद रखना, एक पोषण अभियान, हर घर पोषण ऐसा करके कुछ इसकी एक थीम है, हर घर पोषण, पोषण अभियान। अब पोषण की आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए, मान लीजिए कि पोषण नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया पोषण अभियान में पोषण का मतलब है, तो भैया आप बता देना कि पोषण का मतलब है प्राइम मिनिस्टर, ओ से ओवर आर्चिंग यानी कि व्यापक, एस से स्कीम, और एच से अपना होलिस्टिक, और एन से न्यूट्रिशियन। तो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशियन, इसकी शुरुआत 2018 में, मार्च 2018 में की गई थी। महिला उद्यमिता मंच यानी कि वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ये भी 8 मार्च 2018 से शुरुआत इसकी भी की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, महिलाओं को में बिजनेस स्किल्स डेवलप करना, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स इनमें डेवलप करना, ये खुद का अपना स्टार्टअप कर सकें। तो ये इस मंच का क्या है टोटल, इसका मतलब इसका एम है, आप बोल सकते हो। इसकी शुरुआत भी 8 मार्च को की गई थी। और 8 मार्च भैया आप मुझे बता दो कि किस लिए फेमस है, 8 मार्च, और 8 मार्च किस लिए फेमस है, आप इन इन दोनों से, महिला उद्यमिता मंच और 8 मार्च से रिलेटेड आपको शायद पता होगा कि 8 मार्च को हमने क्यों लॉन्च किया होगा ऐसे, तो ये भी आप बता देना कमेंट में, ठीक है। इसके बाद अटल इनोवेशन मिशन, इसके तहत हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। अटल इनोवेशन में इसके तहत बहुत सारे क्षेत्रों में इनोवेशन के हमने एम रखा हुआ है, ठीक है। 2015 में इसकी शुरुआत करी गई थी, अटल टिंकरिंग लैब, और भी बहुत कुछ। तो ये हमने इसकी पहले देख ली। अब हम नीति आयोग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स को हम नीति आयोग को देखते हैं। तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है कि केंद्र और राज्य एक हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के साथ, हॉरिजॉन्टली यानी क्षैतिज रूप से एक दूसरे से मिलकर उनके सहयोग से काम करेंगे। इनमें ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, जो भी परेशानियां होंगी हम दोनों आपस में बैठ करके इसको निपटा लेंगे। तो ये इस प्रकार की एक भावना को बढ़ावा देने का काम है नीति आयोग का। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करना। आपको पता होगा यूएनडीपी द्वारा सतत विकास 17 एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे गए हैं पूरी दुनिया के लिए, जो कि अलग अलग तरीके से हमें प्राप्त करना है। जैसे पहला है गरीबी गरीबी हटाने का, ठीक है। ऐसे ही क्लीननेस का है, और पर्यावरण एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ऐसे बड़े बड़े गोल्स जो हैं हमने इसमें यूएनडीपी ने रखे हैं। तो ऐसे टोटल कितने गोल हैं, तो 17 गोल है, ये भी आप याद रखने उनको प्राप्त करना भी नीति आयोग का एक उद्देश्य है। ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना, ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना। देखिए नॉलेज और इनोवेशन, इनोवेशन का आप बहुत देखोगे नीति आयोग में, जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे हर जगह आपको इनोवेशन मिलेगा। यानी कि हम चाहते हैं कि भारत में कुछ नए नए आविष्कार हो, हम मतलब नया नया इनोवेट करें कुछ चीजों को, कुछ हम जैसे देखते हैं ना कि हमने पहले क्या होता था कि पहले एक बल्ब होता था 100 वाट का, बल्ब से हम एलईडी पे आए, एलईडी से हम जो है आजकल एक अलग ही आने लगी है टी सेट की, उसको भी बोलते हैं कुछ। तो ये ऐसे कर करके हम आगे बढ़ रहे हैं लाइट के क्षेत्र में, है ना। तो ये क्या एक इनोवेशन है। जैसे यहाँ से हम यहाँ पहुंचे तो ये भी एक इनोवेशन है, यहाँ से यहाँ पहुंचे तो ये भी एक इनोवेशन है। नीति आयोग ने 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करने की योजना बनाई है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये आप याद रखिएगा कि नीति आयोग ने किसानों की आय को दुगनी करने की योजना कब तक बनाई है, तो बता देना 2022 तक। ऑप्शन में देखो क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं, 2020 तो नहीं आएगा,
2021 आ जाएगा, 2022 आ जाएगा, 25 आ जाएगा और 30 आ जाएगा। तो लगेगा यार कि किसानों की आय दुगनी तो हमें लगता है 22 तक नहीं हो पाएगी। ऑप्शन एक काम करते हैं, 30 तो होगा, 30 लगा देते हैं, 30 या 25। तो ऐसे हम गलत करके आ जाते हैं, इसीलिए याद रखना है 2022। और नीति आयोग ने बहुत सारे लक्ष्य अपने 2022 तक रखे हुए हैं। आप ये पढ़ते होंगे, @75, एजेंडा 75। क्या है 75? 75 का मतलब ये है 2022 तक, एक मिनट, 2022 को क्या हो जाएगा, हमारा जो भारत है वो 75 साल का हो जाएगा, यानी 75 ईयर्स का बर्थडे हम भारत का सेलिब्रेट करेंगे। तो उस दौरान हम चाहते हैं कि हम अपने बहुत सारे लक्ष्यों की प्राप्ति करें, तो इसको ही एजेंडा 75 बोल दिया गया है। ठीक है, किसानों की आय को दुगनी करने का योजना भी अभी बनाई गई है। चलिए, इसके बाद नीति आयोग की शाखा, ब्रांचेज ऑफ नीति आयोग। शोध शाखा यानी कि एक रिसर्च ब्रांच होगी इसकी, टीम इंडिया ब्रांच होगी, एक ज्ञान और नवाचार शाखा। तीनों शाखाएं बस आपको याद रखनी है कि नीति आयोग की कौन कौन सी शाखाएं हैं, तो तीनों आ जाएंगी। लास्ट जो ऑप्शन में हो वो गलत हो जाएगा, तो ये तीनों आपको याद रखनी है। जिसे हम थिंक टैंक भी बोलते हैं, किसको, ज्ञान और नवाचार शाखा को हम थिंक टैंक भी बोला जाता है। ये भी आप याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, अपनी वीडियो में आज इतना ही। एक बार हम फटाक से जल्दी 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 आप देख लीजिएगा। वही, योजना एक को हटा के 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के खाते द्वारा बनाया गया। इसकी फुल फॉर्म पूछा जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कार्यकारी निकाय है, गैर संवैधानिक गैर वैधानिक संस्था जिसे हम कह सकते हैं, थिंक टैंक के रूप में सलाहकारी निकाय है, ये काम करता है, ठीक है। अध्यक्ष होता है, शासकीय परिषद होती है, क्षेत्रीय परिषद होती है, विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा होता है। शासकीय परिषद में कौन कौन होता है, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री होते हैं, और जो बचे हुए हैं उन्हें यूनियन टेरिटरी उनके उपराज्यपाल होते हैं। क्षेत्रीय परिषद क्या होता है, दो या दो से अधिक राज्य, एक या दो राज्यों से अधिक के जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं या कोई विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दा है उससे रिलेटेड एक प्रधान उससे रिलेटेड मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों की मीटिंग लेगा। कौन, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री अगर नहीं है तो उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति। इसके बाद विशिष्ट आमंत्रित सदस्यों में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा इनको नॉमिनेट किया जाता है। कौन कौन है, तो नितिन गडकरी, थावर चंद गहलोत, पीयूष गोयल, रावत जी वर्तमान सदस्य ये हैं। आपसे पूछा जाए तो बता देना। पूर्व सांगठनिक ढांचा, उपाध्यक्ष, पूर्व कौन कौन होता है, उपाध्यक्ष होता है, फुल टाइम मेंबर होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर यानी कि पदेश सदस्य होते हैं, एक सीईओ होता है, एक सचिवालय होता है। उपाध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, कैबिनेट रैंक का, कैबिनेट का जो मंत्री होता है उसके इक्वल इसका एक पद होता है, ठीक है, ये भी आप याद रखना। और पूर्णकालिक सदस्य क्या है, तो पूर्णकालिक सदस्य हमने देखा फुल टाइम राज्य मंत्री के इक्वल होते हैं, ये भी हमें याद रखना है। पार्ट टाइम मैक्सिमम 2 हैं, पदेन मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, सीईओ अभिकांत दास है, सचिवालय अगर आवश्यक समझा जाए तो गठन होगा। आई होप आप अभी तक ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और यहाँ से आप इस वीडियो को देखने के बाद नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सारे बन जाएंगे। और ये महिला उद्यमिता मंच, अटल न्यूनतम पोषण अभियान, ये सब याद रखना, ठीक है। ये नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स याद रखना, 3 शाखाओं के बारे में याद रखना। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, चाहे वो पीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो जो जिसमें ये काम आ सकती है उसको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो तो, नहीं आया है तो आपको पूरा हक है उसको शेयर ना करने का, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। धन्यवाद।